नमस्कार दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का स्वागत है। एक बार फिर पुनः परीक्षा से पहले एक परीक्षा हूबहू प्रश्न जिस प्रकार आएंगे उसी के अकॉर्डिंग मॉडल टेस्ट पेपर स्टार्ट है आपके लिए, और उसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में मॉडल पेपर नंबर 2 आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए स्पेशल और स्पेशल। ये जो मॉडल पेपर है आपके पूरे परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। जो थर्ड पेपर के अंदर 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 50 नंबर के, वो पूरा पैटर्न आपको यहाँ मिलेगा। तो निश्चित आपने पहला मॉडल पेपर कर लिया होगा। आज मैं दूसरे की पूरी चर्चा करूंगा। ये समझ लो आपकी हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, अर्थव्यवस्था, करंट, आर्थिक समीक्षा सब क्लियर होगी। एक एक पॉइंट क्लियर होगा बस अगर आप निरंतर पढ़े। और पेपर थर्ड में नानक क्लासेस से अगर आप पढ़ रहे हो तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। ऐप में आपने टेस्ट सीरीज ले रखी है, वहाँ इसकी पीडीएफ दे रहा हूँ मैं, प्लस ये आपको वहाँ टेस्ट दे रहा हूँ। मॉडल पेपर पूरा का पूरा परीक्षा से पहले एक परीक्षा समझ लो इसको, और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। बस धैर्य रखना है, मेहनत करनी है आपको। पूरा का पूरा जो भी मॉडल पेपर है इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, करें स्टार्ट आज की क्लास। पूरे 100 प्रश्न है और 50 अंक के हैं, साथ साथ में मुझे जवाब देते रहना। पहला प्रश्न देखो, 1857 के विद्रोह के समय अंग्रेज समर्थक होने के कारण प्रजा कहाँ के शासक को ईसाई राजा कहकर पुकारती थी? क्या कहकर पुकारती थी? ईसाई राजा, ईसाई कहते थे। ठीक है, तो वो कहते थे जयपुर, और जयपुर के शासक थे राम सिंह। कौन थे? राम सिंह। जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय, जिन्होंने अंग्रेजों की तन मन और धन से सहायता की थी, तन मन और धन से सहायता की थी, उसको अंग्रेज समर्थक होने के कारण ईसाई राजा कह के पुकारा जाता था। ठीक है, जयपुर के शासक राम सिंह द्वितीय थे, इन्होंने तन और मन और धन तीनों ही लगा दिया अंग्रेजों के लिए। अशोक गहलोत पहली बार मुख्यमंत्री कब बने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, ठीक है, वर्तमान में तीसरी बार वो मुख्यमंत्री के पद पर है और अभी वापस राजस्थान के अंदर चुनाव है। तो 1998 में पहली बार बने। आपसे पूछे कि पहली बार 1998 में, दूसरी बार कब बने? दूसरी बार वो 2098 के बाद वसुंधरा, 98 3, 3 से 8 और 8 के बाद 8 से 13, और तीसरी बार 2018 से 2023। इन्हें मारवाड़ का युवा गांधी कहा जाता है, और एक और नाम से प्रसिद्ध हो गए थे तब की बार जादूगर भी इन्हें कहने लगे, क्योंकि इतनी योजनाएं, इतना सिस्टम इनका जो काम किया बड़े धड़ल्ले से किया। तो पहली बार 1998 को बने थे। नवलखा तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? नवलखा तीर्थ स्थल, अब आपने कभी नवलखा के बारे में सुना होगा। नवलखा के बारे में बहुत सारी चीजें प्रसिद्ध है। कौन कौन सी? देखो, सबसे पहले आपसे पूछे नवलखा तीर्थ कहाँ पे है, तो नवलखा तीर्थ है पाली के अंदर। कहाँ पे? पाली में। आपसे पूछे नवलखा तीर्थ मंदिर कुंड पाली में है। आपसे पूछे नवलखा बाग भरतपुर में है। आपसे पूछे नवलखा सरोवर कहाँ पे है? पारा में है। नवलखा जालरा जोधपुर में है। नवलखा दरवाजा रणथंभौर में है। नवलखा बुर्ज भंडार चित्तौड़गढ़ में है। और नवलखा दुर्ग, ये दुर्ग है, ठीक है, नवलखा दुर्ग झालरा पाटन झालावाड़। एक साथ आपको नवलखा सारे मिल गए, तीर्थ, बाग, सरोवर, झालरा, दरवाजा, बुर्ज, दुर्ग। वह गीत जिसमें रामलीला और कृष्ण लीला का वर्णन होता है, वह गीत जिसमें रामलीला का भी और कृष्ण लीला दोनों का ही वर्णन होता है, वो है हरजस। उस गीत को क्या कहते हैं? हरजस। और ये खास करके कहाँ आयोजित होता है हरजस? कई बार प्रश्न आता है हरजस किसके लिए होता है, तो हरजस ज्यादातर के भक्ति गीत, भजन से संबंधित ये हरजस गीत होता है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारे मिक्स लेके आया हूं। निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है? राज्य वित्त आयोग और अध्यक्ष से संबंधित बताना है। पिछले मॉडल पेपर में मैंने ये बताया था कि राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, कौन सा अनुच्छेद है, क्या कार्य। आज थोड़ा सा चेंज करके आगे। राज्य वित्त आयोग जब भी बात करें तो अनुच्छेद पूछे आपसे तो अनुच्छेद बताना है 243 जय। बस ये ध्यान रखना है, जय। और पैसा, वित्त आयोग का काम है ग्राम पंचायतों को पैसा देना, और पैसा जाल, बस ये ध्यान रखना, जय या आई या नाइन। ठीक है, बस जार लगानी है पैसे की, क्या लगानी है? जार लगानी है वित्त आयोग। ठीक है, वित्त आयोग हर 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। वर्तमान में राजस्थान में छठा वित्त आयोग है।
तो प्रथम अध्यक्ष थे कृष्ण कुमार गोयल, प्रश्न आएगा के गोयल 1995 से 2000। द्वितीय अध्यक्ष थे हीरालाल देवपुरा 2000 से 2005। तृतीय अध्यक्ष थे माणिक चंद सुराणा 2005 से 2010। चौथे अध्यक्ष थे राम लोभाया, ये गलत है। चौथे अध्यक्ष थे बीडी कल्ला, डॉक्टर बीडी कल्ला जो वर्तमान में शिक्षा मंत्री है ना, ये अपने चौथे वित्त आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, अब आपसे पूछे पांचवें कौन थे, डॉक्टर ज्योति किरण थी। और वर्तमान में छठे अध्यक्ष कौन है, वर्तमान में प्रद्युम्न सिंह। बहुत ही शानदार प्रश्न है, टॉपिक है आपके स्पेशल, यहाँ से प्रश्न टपकना ही है। राजस्थान सरकार ने उपखंड स्तर पर जन सुनवाई अधिकारी के रूप में किसे अधिष्ठित किया गया है। राजस्थान सरकार में उपखंड स्तर पर, हम कहते हैं ना जिला कलेक्टर है, तहसील में तहसीलदार होता है, उप तहसील में उप तहसीलदार होता है, तो उसी प्रकार उपखंड के अंदर होता है एसडीएम। ठीक है, जिसको हम एसडीओ कहते हैं। क्या कहते हैं, एसडीओ। ठीक है, 1 अगस्त 2022 से जन सुनवाई का अधिकार अधिनियम 2012 लागू किया गया। देखो 3 चीज मिल रही है आपको, ऐप के अंदर टेस्ट मिल रहा है, या मैं आपको वीडियो दे रहा हूँ और इसकी पीडीएफ मिल रही है। तो मैं थोड़ा सा स्पीड से लूंगा ताकि हम फटाफट रिवीजन करते रहे। नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट सीरीज चल रही है आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो ले लो। उसमें टॉपिक वाइज सीरीज है। ठीक है, टॉपिक वाइज टेस्ट है, टोटल के टोटल जितने भी टॉपिक है उनके टेस्ट है। सिलेबस के अकॉर्डिंग टेस्ट है, 10 सिलेबस के अकॉर्डिंग है, प्लस 5 टेस्ट मॉडल मेगा टेस्ट दे दिए और 2 मेगा टेस्ट और मिल रहे हैं आप। इसके अलावा पूरी करंट की पूरी आर्थिक समीक्षा, पूरी अर्थव्यवस्था, मुख्य मुख्य जो पेपर में आएंगे सबकी पीडीएफ फ्री उपलब्ध है, प्रिंट निकाल सकते हो आप। इतना मैटर इसके अंदर, ज्वाइन कर लो उसको। इस शिलालेख में गुहिल वंशीय जेतर सिंह, तेज सिंह, समर सिंह की उपलब्धियों का वर्णन करते हुए उनके अति पराक्रम होने का बताया गया है। शासक देखो, जेतर सिंह, तेज सिंह और समर सिंह, ये सारे के सारे रावल शाखा के थे, मेवाड़ में रावल शाखा के थे। उनको किस शिलालेख के अंदर अति पराक्रम होना बताया। साथ साथ में उत्तर देते जाना और साथ साथ में मैं क्वेश्चन बताता जाऊंगा। तो एक शिलालेख है चिरवा का शिलालेख। कौन सा, चिरवा का शिलालेख। ये है वो टेस्ट सीरीज, मैंने आपको पूरी बता दी। पूरे पेपर थर्ड पर आधारित है, संपूर्ण सिलेबस पर। इतना मैटर है, जिस विद्यार्थी ने ले ली ये समझ लो थर्ड पेपर वो ये नहीं कहेगा कि मेरे नंबर कम बने। शर्त यह कि बार बार उसको अभ्यास करना पड़ेगा। लेने के बाद ऐसे नहीं कि छोड़ दो उसको, बार बार अभ्यास करो, बार बार अभ्यास करो। देखना, वे लोक देवता कौन से जिनका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है। वे लोक देवता कौन से जिनका भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है, रामदेव जी। और ये रम्मत कहाँ की प्रसिद्ध है, ये रम्मत जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। रम्मत पूछे, जैसलमेर और बीकानेर की प्रसिद्ध है। जैसलमेर और बीकानेर की रम्मत प्रसिद्ध है। रामदेव जी, और रामदेव जी एकमात्र लोक देवता थे, कवि थे, एकमात्र कवि, ऐसे लोक देवता जो कवि थे। 24 बाणियां इन्होंने लिखी थी। तो भजन रम्मत प्रारंभ होने से पूर्व गाया जाता है। और भी पूछे तो रामदेव जी के आराध्य में 13 ताली नृत्य किया जाता है। कामड़ जाति की महिलाएं क्या करती है, 13 ताली नृत्य करती है। तो रामदेव जी ने कौन सा पंथ चलाया, कामड़िया पंथ। निम्न में से कौन सा जिला BSHW प्रकार की जलवायु दर्शाता है। निम्न में से कौन सा जिला BSHW। देखो, जब आप कोपेन का जलवायु वर्गीकरण पढ़ते हो तो 4 प्रकार से पढ़ते हो। आप पढ़ते हो BWHW, BSHW, CWG और C लास्ट वाला C ये पढ़ते हो। ठीक है, 4 प्रकार का पढ़ते हो CW। ये क्या चीज है, BWH जो पश्चिमी में जैसे जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर ये जिले आते हैं। BSHW में अर्ध शुष्क प्रदेश आते हैं। CWG के अंदर आते हैं उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश। और CW के अंदर आते हैं जो आपके लास्ट वाले हैं, कौन से, ये दक्षिणी कुछ और दक्षिणी पूर्वी पठार के। ये पूछ रहा है स्टेपी प्रदेश वाला, तो इसमें गंगानगर, बीकानेर ये नहीं आते। की जलवायु की तरफ से जालोर आता है, क्योंकि डूंगरपुर किस में आता है, लास्ट में CA वाले में आता है, लास्ट वाले में आता है। और गंगानगर बीकानेर BWH में आता है, तो जालोर हो जाए। 1952 की परिसीमन आयोग ने राजस्थान विधानसभा के सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की थी। अभी 16वीं विधानसभा की चुनाव है, ठीक है, 25 नवंबर को। तो सीटें कितनी अपनी 200। अब ऐसे मत समझना कि 200 सीटें हैं भाई, ये एक विधायक की मृत्यु हो गई, मतलब प्रतिनिधि की मृत्यु हो गई तो 199 सीटें हो गई। सीटें विधानसभा की 200 ही है। अब एक आधी सीट पर अगर चुनाव नहीं होते तो वो बाद में हो जाते हैं।
तो परिसीमन आयोग ने 1952 में 160 सीटों पे चुनाव करवाए थे। कितने? 160 सीटें थी। जब दूसरी विधानसभा चुनाव हुए तो 176 सीटें थी। जब चौथी विधानसभा थी तब 184 सीटें थी, और जब छठी विधानसभा थी तब 200 सीटें थी। अब प्रश्न यहाँ से दो प्रकार से बनता है कि किस वर्ष के बाद राजस्थान में सीटों का दोबारा निर्धारण नहीं हुआ या बढ़ोतरी नहीं हुई? 1977 में। ठीक है, तो आज तक भी 200 सीटें अपनी। देखो, प्रथम विधानसभा में 160, द्वितीय में 176, चौथी में 184 और छठी में 200। यह किस मुख्यमंत्री की चर्चा की जा रही है? यह किस मुख्यमंत्री की चर्चा की जा रही है? क्या कह रहा है? देखो, प्रथम विधानसभा चुनाव में चुनाव हार गए थे, बिल्कुल हार गए थे। राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। अच्छा, एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित दोनों हुए, वह मुख्यमंत्री कौन से थे? बताओ जल्दी से। क्वेश्चन आपके आरपीएससी जो पूछती है उसी के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। अभी तो कह रहा हूँ परीक्षा से पहले एक परीक्षा ये आपके लिए। तो उत्तर आ जाएगा जयनारायण व्यास, मारवाड़ के गांधी, लक्कड़ फक्कड़। ठीक है, जयनारायण व्यास प्रथम चुनाव हार गए थे विधानसभा में, फिर किशनगढ़ से उपचुनाव जीतकर जीते थे। उधर टीकाराम पालीवाल जी बेचारे मुख्यमंत्री थे, उनकी जगह ये बन गए और वो उप मुख्यमंत्री बना दी। राजस्थान के तीसरे मनोनीत मुख्यमंत्री थे। आपसे पूछे पहले कौन थे? हिरालाल शास्त्री। दूसरे कौन थे? CS वेंकटाचारी। एकमात्र मुख्यमंत्री जो मनोनीत और निर्वाचित हुए, कैसे? पहले मनोनीत हुए, फिर दोबारा चुनाव लड़े तो हार गए, फिर दोबारा जीत गए उपचुनाव से, तो जयनारायण व्यास। राजस्थान में वर्तमान में 4 बायोलॉजिकल पार्क है। बायोलॉजिकल पार्क यानी जैविक उद्यान। किन 2 स्थानों पर बायोलॉजिकल पार्क प्रस्तावित है? 4 तो है ही, 2 पे प्रस्तावित है। अब 4 कौन कौन से बायोलॉजिकल पार्क? ठीक है, जैविक उद्यान। एक तो है सज्जनगढ़ में, एक है नाहरगढ़ में। सज्जनगढ़ उदयपुर में है, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है। एक है माचिया सफारी पार्क जोधपुर में, माचिया सफारी पार्क। और चौथा अभी 2021 में बना है, अबेड़ा पार्क। 4 तो पता ही है आपको, 2 प्रस्तावित कर दिए सरकार ने, बोले 4 से कुछ काम नहीं बनेगा और बना दो। 2 और घोषित कर दिए, एक बीकानेर में और एक अजमेर में, बीकानेर और अजमेर के। ठीक है, दादिया गांव जयपुर चर्चा में रहने का कारण? दादिया गांव चर्चा में रहने का कारण है प्रदेश का पहला जैविक गांव है। प्रदेश का पहला जैविक गांव है। आपसे पूछे जैविक जिला कौन सा है, अगर कोई पेपर में पूछ ले कि राजस्थान का पहला जैविक जिला कौन सा है, तो आप बड़े प्यार से क्या बताओगे? डूंगरपुर। क्या बताओगे? डूंगरपुर। अच्छा, और देखो, कुसुम योजना का पहला संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? एक नाम सुना होगा, प्यारा सा गांव, बालोजी गांव। ठीक है, हालांकि मैंने आगे चीजें लिख रखी है ताकि टाइम वेस्ट ना हो, फिर भी बता देता हूँ। बालोजी गांव प्यारा सा जयपुर के अंदर है। 2022 में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव घोषित, ये भी नहीं है। राज्य का पहला मछली कंजर्वेशन रिजर्व, आपसे पूछे तो आप बता देना, बड़ी तालाब उदयपुर। ताजा करंट के प्रश्न है ये, बड़े गजब के प्रश्न है और पेपर में सीधे सीधे छप भी जाएंगे। देखो आरपीएससी तो यहाँ से वीडियो देख के प्रश्न बनाएगा, ये देख लेना। टोटल आ गया, जैविक गांव, बालोजी गांव, बड़ी तालाब। राजस्थान के किस दुर्ग को बाणासुर का किला और बादशाह दुर्ग के नाम से पुकारा जाता है? बाणासुर का किला, बादशाह दुर्ग के नाम से पुकारा जाता है, वह बयाना दुर्ग। अच्छा, बयाना कहाँ पे है? बयाना भरतपुर के अंदर। पीछे वाला ही मैटर पढ़ना है आपको एक बार, आपका एग्जाम जिस प्रकार से होगा। भरतपुर के अंदर बयाना का किला, जहाँ राजस्थान का सबसे प्राचीन और पहला विजय स्तंभ भी यहाँ बना हुआ है। जब बयाना का नाम आए तो हम कभी नहीं भूलेंगे बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को राणा सांगा वर्सेज बाबर, जिसमें बाबर हारता है। ठीक है, और ये तो कह रहा बादशाह दुर्ग, आपसे पूछे बादशाह की सवारी कहाँ निकलती? ठीक है, वो ब्यावर में निकलती। बयाना दुर्ग देख लो, बाणासुर का किला, बादशाह का दुर्ग, निर्माण 1040 में विजयपाल यादव द्वारा दमदमा पहाड़ी पे करवाया गया था। पहाड़ी कौन सी? बड़ा ही दम था दमदमा पहाड़ी पे, और भरतपुर के महाराजा सूरजमल जी का राज्याभिषेक इस दुर्ग में हुआ था। अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध नाट्टा संग्रहालय कहाँ स्थित है? अपने भित्ति चित्रों, अब भित्ति चित्र क्या होते हैं? दीवार पे जो चित्र बने होते हैं ना वो, और ज्यादातर भित्ति चित्र में शेखावटी क्षेत्र प्रसिद्ध है। कौन सा? शेखावटी क्षेत्र प्रसिद्ध है, तो जाहिर सी बात है उत्तर हो जाएगा चूरू। निम्न में से कौन सा स्थल जोधपुर में स्थित नहीं है? कौन सा स्थल है जोधपुर में स्थित नहीं है? तो राखी हवेली, ऊंटगिरी दुर्ग, तापी बावड़ी, तोवर जी का जालरा। तो ऊंटगिरी दुर्ग है वो जोधपुर में नहीं है। देख लो दोबारा, जब पर्यटक स्थल की बात आई तो राखी हवेली, तापी बावड़ी, तुवर जी का जालरा, ये जोधपुर में है। ऊंटगिरी दुर्ग पूछे तो करौली में है, उंटाला दुर्ग पूछे तो उदयपुर के अंदर है। ऊंटगिरी दुर्ग करौली में, उंटाला दुर्ग
उदयपुर में। पर्यटक स्थल सामोद महल किस जिले में? एक साथ 9 महल है वहाँ ये सामोद महल है, एक जैसे 7 महल है। तो कहाँ पे है? जयपुर के अंदर। कहाँ पे? जयपुर में। नूर मोहम्मद राजपुताना के किस राज्य के प्रमुख चित्रकार थे? नूर मोहम्मद राजपुताना के किस राज्य के प्रमुख चित्रकार थे? जयपुर, किशनगढ़, बीकानेर या फिर जैसलमेर? नूर मोहम्मद ये थे बीकानेर। अब बीकानेर की बात करें तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज आपको मिलने की। उस्ता कला अभी चर्चा में इसलिए है कि 2023 में जीआई टैग मिला है। क्या मिला है? जीआई टैग। और मथेरन कला, ये दोनों कला याद रखना, जीआई टैग मिला है अभी, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, उस्ता कला और मथेरन कला। लोटिया जाट और कर्णिया भील का क्या योगदान रहा? सुना है नाम? लोटिया जाट और कर्णा भील का संबंध 1857 की क्रांति में रहा कि उन्होंने आगरा के किले में अंग्रेजों द्वारा कैद किए गए डूंगर जी को छुड़वाया था। सुना हो ना, 1857 की क्रांति में डूंगर जी और जवाहर जी दोनों अमीरों से धन लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। तो भाई अंग्रेजों का टाइम था, इन्होंने डूंगर जी को आगरा के किले में कैद कर लिया, तो लोटिया जी और कर्णा जी भील है, कर्णिया जी भील, इन्होंने इनको छुड़वा दिया। मारवाड़ के शासक मालदेव राठौड़ का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? मालदेव राठौड़ का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? सोजत के अंदर। सोजत के अंदर हुआ था। सोजत की मेहंदी बहुत प्रसिद्ध है। 2021 में इस मेहंदी को जीआई टैग मिला था। जीआई टैग मिला था सोजत की मेहंदी को। ये याद रखना, मालदेव राठौड़ का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1531 में हुआ था और इनकी 1562 में मृत्यु हो गई थी। 1531 में राज्याभिषेक, 1562 में मृत्यु। और मालदेव राठौड़ को मारवाड़ का पितरंता कहते हैं। उन्होंने अपने पिता राव गांगा की हत्या कर दी थी। हालांकि बहुत गजब का शासक था। इसने पाहिबा साहिबा का युद्ध लड़ा 1541 में और राव जैत सिंह बीकानेर के शासक और आया। 1544 में इन्होंने गिरी सुमेल का युद्ध लड़ा जिसे जैतारण का युद्ध कहते हैं। हालांकि ये शेर शाह से हार जाते हैं। इनके दो सेनापति होते हैं, जेता और कुंभा। ठीक है। झालरों आभूषण का एक अंग रूप है। झालरों कहाँ पहना जाता है? झालरों 9 बजे की क्लास आती है जीके की, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है। तो झालरों आभूषण किसका रूप है? झालरों कंगन को कहते हैं, झुमके को कहते हैं, तागड़ी को कहते हैं या हार को कहते हैं? तो झालरों हार को कहते हैं। अलवर और टोंक क्षेत्र में बजाया जाने वाला मेवों के बाटों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से? देखो, जब भी हम मेवात क्षेत्र की बात करते हैं, नाम आता है मेवात क्षेत्र। जब हम मेवात क्षेत्र की बात करते हैं तो हमारा ध्यान बड़ा ही गजब तरीके से अलवर, भरतपुर और डीग में जाता है। अब जिला बन गया ना डीग, तो इनको साथ में लेना पड़ेगा। और क्यों पड़ा मेवात क्षेत्र? क्योंकि जाति कौन सी रहती? मेव जाति। मेव जाति रहती है। संत लालदास जी का नाम सुना होगा आपने। मेव जाति रहती है, तो वहाँ के लोग भाट, जो मेवों की भाट है, वो वाद्य यंत्र बजाते हैं, रबाब। क्या बजाते हैं? रबाब। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 की किस धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? ठीक है, एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है और उसकी जो वेतन की विसंगति होती है वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है कि वो कैसे थे। किस धारा के तहत नियुक्त किया जा सकता है? तो धारा 6 के तहत। धारा 6 के तहत। वर्ष 2020 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितनी बार चुनाव आयोजित किए गए? देखो, 2020 हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। हर 5 वर्ष बाद चुनाव होते हैं। अब अगली साल चुनाव होने हैं। तो अब तक 11 बार चुनाव हो चुके हैं। पंचायती राज के टोटल 11 बार चुनाव हो चुके हैं, ये ध्यान रखना। राजस्थान में प्रथम बार जब राष्ट्रपति शासन लगने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने ली थी? अब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लगा, इसका मतलब 1967 में लगा था। और इसके जस्ट बाद जब एक नाम आपके दिमाग में जहन में है कि भाई 1954 से लेकर 71 तक 17 साल तक मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया रहे थे, तो जाहिर सी बात है शपथ कौन लेगा? मोहनलाल सुखाड़ी। यानी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उच्च न्यायालय वगैरह सारे वीडियो डाल रखे हैं। आप यूट्यूब की गूगल प्ले स्टोर पे जाओगे, नानक क्लासेस लगाने के बाद प्ले लिस्ट में जाओगे, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान अध्ययन इस नाम से प्ले लिस्ट है, तो उसमें आपको सारा मैटर मिले। मोहनलाल सुखाड़िया आधुनिक राजस्थान के निर्माता। इन्हीं के काल में पहली बार 1959 के अंदर पंचायती राज की शुरुआत होती है। इन्हीं के समय राजस्थान के अंदर पहला राष्ट्रपति शासन लगता है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के किस धारा के तहत किया गया है? ये भी बड़ा गजब का प्रश्न है।
राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा के तहत किया गया है? 1993 की किस धारा के तहत किया गया है? तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? धारा 21A के तहत। धारा 21A के तहत। बात आए कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, हालांकि एक वीडियो अलग से बताऊंगा आपको। GK व्यास। कौन है? GK व्यास, यानी गोपाल कृष्ण व्यास। असंगत बताओ, असंगत पशु मेलों में जसवंत पशु मेला भरतपुर में बढ़ता है, बिल्कुल। कार्तिक पशु मेला पुष्कर में अभी स्टार्ट है, कार्तिक शुक्ल पक्ष में स्टार्ट है मेला। गोगा जी पशु मेला हनुमानगढ़ में बढ़ता है। ये चंद्रभागा पशु मेला बांसवाड़ा में नहीं बढ़ता, ये बढ़ता है कहाँ पे? आपके झालावाड़ के। कहाँ बढ़ता है? झालावाड़। निम्न में से कौन राजस्थान विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष रहे? देखो, तीन बड़े पद विधानसभा के, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर। ये पद प्राप्त करने वाले थे पूनम चंद्र बिश्नोई। पूनम चंद्र बिश्नोई जो अध्यक्ष भी रहे, उपाध्यक्ष भी रहे, प्रोटेम स्पीकर भी बने। राज्य महिला आयोग के बारे में बताइए। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है और आपके टॉपिक के हिसाब से ही लिए गए हैं। राज्य महिला आयोग के बारे में बताइए। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल। बहुत ही शानदार प्रश्न है। राज्य महिला आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ था, ये भी सही है। यह एक संवैधानिक निकाय है, ये गलत है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, ये भी गलत है। अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है, ठीक है। संवैधानिक निकाय नहीं है। 1 और 2 सही है, 1 2 गलत है, 3 4 सही है और 3 4 गलत है। इसका उत्तर क्या होगा अभी देखते हैं। 3 और 4 गलत है, बिल्कुल। अब ऐसे देखो, 1 2 3 4 सही है, 1 2 गलत है, 3 4 सही है, 3 4 गलत है। ऐसे ऑप्शन आपको मिलेंगे। थोड़ी सी चर्चा करें। राज्य महिला आयोग अधिनियम था 23 अप्रैल 1999 को पारित किया गया और 15 मई, ये 15 मई है यहाँ पे। 15 मई 1999 को इसका गठन हुआ, ये ध्यान रखना। और अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष होता है। प्रकृति देखो, सांविधिक व सलाहकारी होती है, यानी लीगल एंड एडवाइजरी होती है। जब नाम आए संवैधानिक का, इसका मतलब उसका अनुच्छेद दिया होता है, ये तो है ही नहीं। एक अध्यक्ष होता है, इसमें 3 सदस्य होते हैं और 1 सदस्य सचिव होता है। प्रथम अध्यक्ष कांता खतूरिया थी और वर्तमान अध्यक्ष है रेहाना रियाज चिश्ती, ठीक है। जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की आयु में बैठने वाले शासक कौन थे? जयपुर की गद्दी पर मात्र 16 माह की आयु में बैठने वाले शासक थे राम सिंह द्वितीय। ये वही राम सिंह द्वितीय है जिन्होंने तन मन धन से अंग्रेजों की सहायता की थी, जयपुर को गुलाबी रंग से रंगवाया था। अजमेर दरगाह में बड़ी तेग कड़ाई किसने बनवाई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, चिश्ती संप्रदाय 1192 हमारे भारत में आते हैं मोहम्मद गौरी के साथ और अजमेर को कर्म भूमि बनाते हैं। यही इनका इंतकाल होता है, इसलिए ये भारत का मक्का मदीना अजमेर को कहते हैं। तो उस समय बड़ी देग का निर्माण अकबर ने करवाया, जबकि आपसे पूछे कि छोटी देग का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था, किसने? जहांगीर ने करवाया था। मीरा के बारे में असत्य बता। मीरा ए तेरो बाजा एक तारो सादांगा बाजा खड़ताल, ठीक है, वो मीरा जो टॉपिक दे रखा है। मीरा के पति सांगा के पुत्र भोजराज थे, बिल्कुल। राजस्थान की राधा कहते हैं, ये भी बात सही है। मीरा के आध्यात्मिक गुरु गजाधर गुर्जर थे, ये भी सही। और मीरा के मुख्य गुरु दादू दयाल थे, ये बात गलत है। मीरा के जो मुख्य गुरु थे वो संत रैदास थे। कौन थे? संत रैदास। और इन्हीं के नाम पर इन्होंने एक पंथ चलाया था, दास दासी संप्रदाय चलाया था। और इनके जो कवितावलियां हैं वो पदावलियों के रूप में अंकित है। तो उत्तर आ जाएगा डी, क्योंकि असत्य पूछ रहा है। राज्य सरकार द्वारा नई वन नीति 5 जून 2023 को जारी की गई थी, नोट कर लेना। नई वन नीति आ चुकी है राजस्थान के 5 जून को, जबकि प्रथम वन नीति कब जारी की गई थी? 18 फरवरी 2010 को। 18 फरवरी 2010 को राजस्थान की प्रथम वन नीति जारी हुई। मरुवाणी क्या है? मरुवाणी क्या है? तो राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है। राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। वर्तमान में एक चर्चा में चल रही है मासिक पत्रिका जिसका नाम है मधुमती। मधुमती ये है राजस्थान साहित्य अकादमी
उदयपुर की मासिक पत्रिका है। ठीक है। एक आपने नाम सुना होगा जागती ज्योत, ये बीकानेर जो संस्कृत साहित्य अकादमी है की पत्रिका है। विक्रम संवत 1835 ईस्वी में यानी 913 ईस्वी में उद्योतन सूरी द्वारा लिखित कुवल्यमाला में मरु भाषा सहित कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख किया। ये बड़ा गजब का प्रश्न है और हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक में दे रखा है। इसमें 18 कुल भाषाओं का उल्लेख है। देखो कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है, और हमारी जो मारवाड़ी भाषा है, हमारी राजस्थान की भाषा है, उसमें उसका नाम क्या दिया गया है, मरु भाषा। ठीक है, ये भी ध्यान रखना भी, मरु भाषा, उद्योतन सूरी कुल्यमाला ने। प्राचीन काल में वीर गाथा 1051, देखो ये स्पेशल टॉपिक है आपके साहित्य में, स्पेशल टॉपिक है। और जहां तक मैंने ये निकाले हैं, ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक से 10वीं क्लास से निकाले हैं, और जहां तक है भी एग्जामिनर आपको सीधा का सीधा यहीं से उठा के प्रश्न दे देगा। ठीक है, प्राचीन काल यानी वीर गाथा काल जिसको कहते हैं, 1050 से 1450 ईस्वी में रणमल छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी। देखो अब ये तो आपने ग्रंथ पढ़ लिया कि रणमल छंद श्रीधर व्यास का है। अब वो आपसे ये प्रश्न पूछेगा कि भाई श्रीधर व्यास ने रणमल छंद को किस काल में लिखा था, तो वीर गाथा काल में लिखा था। पूर्व मध्य काल यानी जो काल था भक्ति काल का, ये 1450 से लेकर 1650। देखो पहले क्या आए थे, वीर आए, फिर वीर के बाद क्या है, भक्ति करने वाले आगे, 1450 से 1650। और यहाँ आपको एक नज़ारा दिखेगा मीराबाई का। ठीक है, में रचित ग्रंथों व लेखकों के बारे में सत्य कथन बताइए। देखो राम रासो ग्रंथ लिखा था माधोदास ददवाड़िया ने, हरिरस ग्रंथ लिखा था ईसरदास ने, और नाग दमन ग्रंथ लिखा था सायाजी झूला ने, सायाजी झूला ने। उपयुक्त सभी सत्य है, नोट करना, तीनों इंपॉर्टेंट है। किस काल के हैं, भक्ति काल के। पूर्व मध्य काल, ये भी पूर्व मध्य काल यानी भक्ति काल का समय, 1450 से 1650 में रचित ग्रंथों व लेखकों के बारे में सत्य कथन बताओ। बड़ा ही फेमस वैली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ। थोड़ा सा अगर दिमाग में लगाओगे, 1570 की बात है, अकबर ने नागौर दरबार लगाया और कल्याणमल बीकानेर के शासक अधीनता स्वीकार करते और उनके पुत्र पृथ्वीराज राठौड़ को अकबर गागुरोन की जागीर देते, और वहीं गागुरोन की दुर्ग में रहकर ये वैली कृष्ण रुक्मिणी ग्रंथ लिखते, जिसको LP टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को क्या कहा है, डिंगल का है, रोजकार दुर्सा हाडा ने इसको 5वें वेद और 19वें पुराण की संज्ञा दे दी। देवयान ग्रंथ ईसरदास का है और पदावली मीराबाई की। आ गया, ये भक्ति काल का समय उपयुक्त सभी। यहाँ से कोई क्वेश्चन आएगा तो घबराने की जरूरत नहीं, बड़ा आसान सा आएगा, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है काल का। उत्तर मध्य काल जब आ गया, उसमें श्रृंगार रीति और नीति पर काल किसको कहते हैं, श्रृंगार रीति नीति पर काल 1650 से 1850। रचित ग्रंथों के बारे में सत्य कथन। रघुनाथ रूपक लिखा था कवि मंछाराम ने, राजियारा सोठा लिखा था कृपाराम जी खेड़िया। और वैसे बेसिक एग्जाम होते हैं ना अपने, तो उनमें से प्रश्न आते हैं, लेकिन वहां वो काल नहीं पूछते, सीधा ग्रंथ पूछते हैं। चक्रियारा सोठा शाह मोहन राज ने लिखा था। उपयुक्त सभी। आधुनिक काल विविध विषयों और विद्याओं से युक्त है, 1850 से अब तक में रचित ग्रंथों के बारे में सत्य कथन बता। वंश भास्कर लिखा था सूर्यमल मिश्रण ने, सूर्यमल मिश्रण हमारे राजस्थान के राज्य कवि हैं। बांकीदास ख्यात बांकीदास ने लिखी थी, जो मारवाड़ के राठौड़ शासक मान सिंह के दरबारी कवि थे। और वीर सतसई भी सूर्यमल मिश्रण ने लिखी थी। उपयुक्त सभी सत्य। इस वीर सतसई के अंदर 1857 की क्रांति के बारे में भी लिखा गया। राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर किस दशक में रही। ठीक है, राजस्थान की ऐसी एक दशक आया था जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या में वृद्धि हुई थी, वो काल था 1971 से 81, और कमी 1911 से 21 का काल। ठीक है, और वृद्धि भी कितनी, 32.92। जैसे अब कितनी है, 21.4% है ना, 11 से 21। अभी जो पीछे वाली 11 वाली कमी देखो, 1911 से 21 में माइनस में गई थी 6.29%। राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक रोपवे खोले के हनुमान जी मंदिर में कहां शुरू किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का ताजा ताजा प्रश्न। खोले के हनुमान जी मंदिर कहां शुरू हुआ है, जयपुर में। खास बात ये कि राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक रोपवे है, ये खासियत है। अब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन सा, अभी चर्चा करते हैं। देखो राजस्थान का पहला ऑटोमेटिक हो गया, उद्घाटन कलराज मिश्र ने किया था। मीटर पूछ ले तो 436 मीटर लंबाई में बना है, 18 करोड़ रुपए लागत आई है।
और टावरों पर संचालित किए जाने वाले इस रोप की ऊंचाई 85 मीटर है। अब आपसे पूछे प्रथम रोपवे सुंदा माता मंदिर जालोर के अंदर है, 2006 में स्थापित हुआ था, प्रारंभ हुआ था और 800 मीटर लंबाई। दूसरा पूछ ले आपसे तो पंडित दीनदयाल पार्क माछला मगरा स्थित करणी माता मंदिर है। ये करणी माता मंदिर देशनोक वाली नहीं है, ये इच्छापूर्ण करणी माता है। ठीक है, तो इनका उदयपुर केंद्र है, 2008 में प्रारंभ हुआ था, 387 मीटर लंबा है। तीसरा रोपवे सावित्री माता का मंदिर है पुष्कर अजमेर में, 700 मीटर लंबा है, 2016 में शुरू हुआ। और चौथा सामोद जयपुर ग्रामीण केंद्र है, वीर हनुमान जी मंदिर है, 2019 में स्टार्ट हुआ था, 380 मीटर है। और पांचवा अभी आपको बता ही दिया टोटल। ठीक है, अगला देखो, डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम के बारे में कौन सा गलत है। अब डांग की रानी सुना होगा आपने, करोली। ठीक है, कई फिल्में भी आती है इस क्षेत्र की, चंबल के डाकू, वो है ये। तो उसमें कई प्रकार के प्रश्न भी बनते हैं। तो इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए क्या है कि योजना चलाई गई है, डांग क्षेत्र कार्यक्रम। डांग क्षेत्र कार्यक्रम में कौन सा गलत है। इसकी शुरुआत 1994-95 में 8 जिलों के 26 प्रखंडों में हुई थी। 8 जिलों में भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ शामिल है। यह 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है और इसका उद्देश्य डकैत प्रभावित क्षेत्रों में आर्थिक और सामाजिक विकास करना है। यही सही है, ये भी सही है, ये भी सही, ये गलत है। ये 100% केंद्र सरकार के द्वारा वित्त पोषित नहीं है, तो लगाऊं 4 नंबर। अब किसके द्वारा है, तो ये तो देख लो आप। इतना देखो, पहले तो 1994-95 में शुरू हुआ, 8 जिले हैं, 21 पंचायत समितियों के 357 ग्राम पंचायतों में प्रारंभ किया गया। एक बार इसको बंद कर दिया गया, 2005-6 में वापिस शुरू कर दिया। ठीक है, वही 8 जिलों की 26 पंचायतों के अंदर। निम्बा हेडा सभ्यता स्थिल है, ये टॉपिक है स्पेशल, मंडफियार आपके नीमा हेडार। नीमा हेडा सभ्यता स्थल है, पूर्व पाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन, लोहा युगीन या फिर ताम्र युगीन। निम्मा हेडा है कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ में। निम्मा हेडा कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में। ये जो सभ्यता है वो मध्य पाषाणकालीन है, मध्य पाषाणकालीन, चित्तौड़गढ़ जिले में है, निम्बा नदी के किनारे है और एक मध्य पाषाणकालीन सभ्यता है। एक और देखो, इस सभ्यता स्थल से गले में पत्थर व हड्डियों युक्त कंकाल मिला है। ऐसी सभ्यता गले में पत्थर और हड्डियों से युक्त है और कंकाल मिला है, वो कहाँ से मिला है, तो वो कहाँ से मिला है, बागोर सभ्यता से। ये बागोर कहाँ पे है, ये बागोर है भीलवाड़ा में। बागोर है भीलवाड़ा में। किस नदी के किनारे है, कोठारी नदी के किनारे, जहां पर एक बांध बना हुआ है। ठीक है, मेजा बांध। देखो, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा में आदिम संस्कृति का संग्रहालय है। खोज 1967-70 में वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा की गई थी। प्राचीन पशुपालन व आखेट के अवशेष मिले हैं 5500 ईस्वी। राजस्थान में संचालित पवन ऊर्जा संयंत्र के बारे में असत्य कथन बताओ। आपको पता होगा, आपके एक बड़ा गजब का टॉपिक है जिसका नाम है नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। नवीकरणीय व अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन। तो जब भी हम पढ़ेंगे तो पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा के बारे में हर एक मॉडल पेपर में एक नया स्रोत पढ़ेंगे। जैसे आज हमने पवन ऊर्जा को पढ़ लिया। राजस्थान की दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ में RSPCL द्वारा संचालित है। बिल्कुल सही है। RREC का प्रथम बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र सोडा बंदन जैसलमेर में है, ये भी सही है। बड़ा बाग जैसलमेर RSMML द्वारा संचालित है, ये भी सही है। और राजस्थान की निजी क्षेत्र की पहली पवन ऊर्जा परियोजना जैसलमेर RSMML द्वारा संचालित है, ये गलत है। 4 नंबर। अब क्या है 4 नंबर, मैं पूरी डिटेल थोड़ी सी बताता हूँ, है थोड़ा सा बड़ा भाग लेकिन पेपर में काम आएगा। राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र लगा है अमर सागर जैसलमेर के अंदर। कहाँ लगा है, अमर सागर जैसलमेर के अंदर। कितने वाट का है, 2 मेगावाट का है। किसके द्वारा संचालित है, RSPCL द्वारा संचालित है। संचालित कब हुआ, अक्टूबर 1999 को। अक्सर ये पेपर में पूछा ही जाता है, पहला और दूसरा तो पूछे जाते हैं। आपसे पूछे दूसरी पवन ऊर्जा परियोजना देवगढ़ प्रतापगढ़ में, इसके द्वारा सेम वही RSPCL द्वारा। कितने मेगावाट की, 2.25 मेगावाट की। स्टार्ट कब हुई, 2004। राजस्थान की तीसरी पवन ऊर्जा परियोजना पिठड़ी फलोदी के अंदर है। तो जिला नया फलोदी बन गया तो आपको चेंज करके दे दिया, 2.10 मेगावाट की। राज्य की निजी क्षेत्र की पहली पवन ऊर्जा परियोजना बड़ा बाग जैसलमेर है, मेसर्स
कलानी इंडस्ट्रीज इंदौर द्वारा तैयार है 2.76 मेगावाट। और RREC का प्रथम बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र सोडा बंधन जैसलमेर में है 25 मेगावाट। और देखो भाई, है बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रश्न कैसे बन सकता है, या तो वो ये पूछेगा किसके द्वारा संचालित नहीं है, या वो पूछेगा कि निम्न में से कौन सी पवन ऊर्जा की परियोजना नहीं है, बस इतना ही पूछेगा। RSMML का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र मोकला जैसलमेर के अंदर है। हर्ष पर्वत है ना, वहां पे है। बड़ा बाग जैसलमेर, पोहरा जैसलमेर, परमसर जैसलमेर, इथला जैसलमेर, अक्कल जैसलमेर, लखमाना जैसलमेर, गुलाना, बड़ौदा जैसलमेर ONGC द्वारा राजस्थान का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। अब इतने नाम याद रखना, ये सारे पवन ऊर्जा के। और पवन ऊर्जा पवन व हाइब्रिड नीति 2024-25 ये कहती है कि हम 2024-25 तक 4000 मेगावाट बिजली उत्पादित करेंगे। जो पवन व हाइब्रिड नीति आई 2019 में, उसके तहत लक्ष्य रखा गया कि 2024-25 तक 4000 मेगावाट बिजली उत्पादन करनी है। एक आपसे प्रश्न चलते फिरते पूछ लिया, हालांकि मैंने अर्थव्यवस्था में आपको बता दिया कि राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में सबसे ज़्यादा हमें बिजली किससे मिल रही है, तो इस पवन ऊर्जा से मिल रही है। और अभी ताज़ा अपडेट बताऊं, मार्च 2023 तक राजस्थान की पवन ऊर्जा क्षमता 5206 मेगावाट के आसपास हो चुकी क्षमता, जबकि हम उत्पादित कर रहे हैं लगभग 3700 कुछ के आसपास। ठीक है, इतना उत्पादित कर रहे हैं। मांडो की पाल, काहिला, काला मगरा, कराका खनन क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही फेमस खान है ये, मांडो की पाल डूंगरपुर के अंदर। ठीक है, काला मगरा वैसे मैगजीन होता है वहाँ पे, लेकिन यहाँ फ्लोराइट की बात चल रही है। फ्लोराइट, मांडो की पाल जब भी नाम आए फ्लोराइट। राजस्थान में फ्लोराइट फ्लोरस्पार का सर्वाधिक उत्पादन डूंगरपुर में होता है, इस पहाड़ों की नगरी में। प्रमुख प्राप्ति स्थान पूछे तो डूंगरपुर के अंदर मांडो की पाल और काहिला दो स्थान है जहाँ ये फ्लोराइट या फ्लोरस्पार इसको कहते हैं होता है। उदयपुर के काला मगर और जालरा में होता है, और जालोर के कराका व भीनमाल में होता है। कौन सी मृदा सब जोत के लिए जानी जाती है, यानी इतनी उपजाऊ होती है कि इसका नाम क्या होता है, सब जोत। इसका नाम क्या होता है, सब जोत। काली मिट्टी, जिसको हम रेगूर मिट्टी भी कहते हैं, काली मिट्टी या रेगूर मिट्टी भी कहते हैं। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल देख लो। अब काली मिट्टी या इसकी थोड़ी डिटेल देख लो। काली मिट्टी देखो आर्द्र या अति आर्द्र जलवायु प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, और खास करके हाड़ौती क्षेत्र में पाई जाती है, बूंदी, बारां, झालावाड़ में। और इसका वैज्ञानिक नाम है वर्टिसोल्स। क्या नाम है, वर्टिसोल्स। इसका उप मर्दाकण है वो पेल्यूस्टर्ट्स और क्रोमस्टर्स के नाम से जाना जाता है। 17वीं वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार राजस्थान में वनों के बारे में बताइए। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। वन वनस्पति आपके टॉपिक है तो वहां से प्रश्न आपको पूछेगा। सर्वाधिक झाड़ी पाली जिले में पाई जाती है, ये प्रश्न तो आता है, सबसे ज्यादा झाड़ियां पाली में है। न्यूनतम झाड़ी वाला जिला हनुमानगढ़ है। वनावरण में सर्वाधिक कमी वाला जिला जालोर है, और वनावरण में सर्वाधिक वृद्धि वाला जिला अजमेर है। तो सारे के सारे आपके पॉइंट सही हो सकते हैं, लेकिन आप नीचे पढ़ो इसके अंदर दे क्या रखा है, क्या दे रखा है, क्या लिख रखा है इसने। 1 2 3 सही है, 1 2 3 4 सही है, 1 2 गलत है, जबकि 3 4 सही है। 1 2 सही है, 3 4 गलत है। उत्तर आ जाएगा सारे ही सही है। सर्वाधिक झाड़ी पाली में, न्यूनतम झाड़ी हनुमानगढ़ में, सर्वाधिक वनावरण में 17वीं वन रिपोर्ट के अनुसार कमी आई है किसमें, जालोर में, और सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है, अजमेर। अगला प्रश्न देखो, इसका उत्तर दो। नए जिलों के गठन के बाद राजस्थान का वह जिला जहां कोई भी नदी नहीं बहती। नया प्रश्न दे दिया आपको, ताजा अपडेट। तो देखो, बीकानेर और चूरू में तो पहले नदी नहीं थी। अब ताजा अपडेट ये है कि फलोदी में भी कोई नदी नहीं है। ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 ये उत्तर हो जाएगा। जोधपुर में तो है। एक और जिला आएगा, मैं आपको बता देता हूँ। बीकानेर, फलोदी, चूरू, डीग। जोधपुर तो काट दो, जोधपुर में तो आएगी शायद। जोधपुर का कोई क्लियर नहीं है, इसको छोड़ दो। बीकानेर, फलोदी, चूरू, डीग के अंदर कोई नदी नहीं बहती।
असत्य बताओ। फूल सागर झील बूंदी में, रामगढ़ झील बारा में, मोती झील भरतपुर में, तालाबशाही झील डीग में। ये असत्य हो जाएगा क्योंकि तालाबशाही झील है वो धौलपुर के अंदर है। तालाबशाही झील कहाँ पे है? धौलपुर में। अरावली श्रेणी का निम्न में से कौन सा उच्चतम भाग कहाँ है? इनमें से सबसे ऊंचा भाग कौन सा है? यही है उदयपुर में, कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच। निम्न में से वागड़ प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना नहीं जाता है? वागड़ का मतलब डूंगरपुर बांसवाड़ा, जहां से कर्क रेखा गुजरती है, माही नदी बहती है। उसको कुमारिका खंड कहते हैं, पुष्प क्षेत्र कहते हैं, व्याघ्र घाट कहते हैं, लेकिन बीहड़ क्षेत्र नहीं कहते। बीहड़ क्षेत्र कहते हैं चंबल वाले भाग को। जहां चंबल नदी बहती है वो बीहड़ क्षेत्र है। अब कुछ नए नाम है, आप जरूर याद रखो। कुमारिका खंड, बांगुरी प्रदेश, नागखंड, सोम माही जाखम नदी जहां बहती है, दलदली जो क्षेत्र है वहां का नाम है। इसके प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं, स्कंद पुराण में यह बात कही गई थी। पुष्प क्षेत्र पुष्प लताएं और वन होने के कारण कहते हैं इसको। व्याघ्र घाट जंगली जीवों का प्रदेश होने के कारण कहते हैं। और लाट प्रदेश चालुक्य वंश के राजाओं के शासनकाल के कारण कहते हैं। असत्य कथन बताओ भाई। राजस्थान की उत्तर से, ये कह रहा है कि राजस्थान की उत्तर से दक्षिण लंबाई 862 किलोमीटर है। नहीं भी, बहुत टाइम हो गया, हमने तो ये नहीं पढ़ी। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 869 किलोमीटर है। राजस्थान की पूर्व से 869 किलोमीटर, ये तो पढ़ी है, ये तो पढ़ी है अपने। राजस्थान की विकर्ण की लंबाई उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व 784 है, और राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की लंबाई 850 किलोमीटर। शायद दोनों ही उल्टे हैं, ये दोनों ही उल्टे हैं। और पहला टॉपिक है हमारा, और हम सबसे ज्यादा कंफ्यूज पहले टॉपिक में होते हैं। तो फिलहाल इसका उत्तर बी ए की सही होना चाहिए। ये क्या कह रहा है कि 3 4 गलत है, 1 3 4 गलत है, जबकि 2 सही है। ये सही क्या है, कहानी देख लेते हैं। ये हमारा अब 50 53 जिलों वाला राजस्थान, इसकी उत्तर से दक्षिण लंबाई हो चुकी है 826 किलोमीटर। ठीक है। पूर्व से पश्चिम चौड़ाई है इसकी 869, ये पहले ही थी। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, सिर्फ जिले अंदर अंदर बदले हैं, बाहर साइड बाहर नहीं गए कहीं भी। राजस्थान की विकर्ण उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व ये 850 किलोमीटर है, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व लंबाई है 784 किलोमीटर। ये कुछ लगता है यहाँ से कर्क रेखा 26 किलोमीटर, ध्यान रखना। तो ये सारे क्लियर हो गए टोटल। गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ जिले किस कृषि जलवायु खंड के अंतर्गत आते हैं? टोटल राजस्थान में 10 कृषि जलवायु खंड है। गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ ये किस में आते हैं? उत्तर पश्चिम सिंचित मैदान में, अति शुष्क तथा आंशिक सिंचित क्षेत्र में, पश्चिमी मैदान क्षेत्र, अर्ध शुष्क मैदानी क्षेत्र में। तो किसके अंदर आते हैं ये गंगानगर हनुमानगढ़ और अनूपगढ़ है वो आते हैं उत्तर पश्चिम सिंचित मैदानी क्षेत्र में। अब देखो कुछ बातें एक्स्ट्रा। राजस्थान में टोटल 10 कृषि जलवायु खंड है। आपसे कभी पूछ ले कि भारत के अंदर 15 कृषि जलवायु खंड है, उसमें राजस्थान कौन से कृषि जलवायु खंड में आता है? तो 14 नंबर वाले में आता है। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश है अति शुष्क आंशिक सिंचित पश्चिमी मैदानी क्षेत्र आईसी, जो जैसलमेर बीकानेर चूरू वाला है। ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा कृषि जलवायु खंड है आर्द्र दक्षिणी मैदानी क्षेत्र 4B, जो नीचे वाला दक्षिण वाला। निम्न में से कौन सी परियोजना झालावाड़ में नहीं है? कौन सी परियोजना झालावाड़ में नहीं है? ये परियोजनाएं जरूर याद रखना, कई पेयजल वगैरह परियोजना है। देखो, रेवा पेयजल परियोजना है, पिपलाद है, गागरिन है, जबकि बोरावास मंडाना पेयजल परियोजना यहाँ नहीं है। अब कुछ परियोजनाएं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है और नहीं भी हो सकती, लेकिन पढ़ना जरूरी है आपके लिए। क्या आ जाए पेपर एग्जामिनर क्या डाल दे, हमें कुछ ही पता नहीं है। जो जो टॉपिक हमारे दे रखे हैं उनको पढ़ना ही। कच्छावन पेयजल परियोजना 12 में है। सायगढ़ पेयजल परियोजना 12 में है पार्वती नदी पर। नागदा अंता बलदेवपुरा पेयजल परियोजना 12 में है काली सिंध नदी के किनारे। अटरू शेरगढ़ है 12 में परवन नदी के किनारे। सोनवा पेयजल परियोजना 12 में काली सिंध नदी के किनारे। रेवा परियोजना झालावाड़ में और पिपलाद परियोजना झालावाड़ में है। टीमनी झालावाड़ में है, माधवी झालावाड़ में है, गागरिन झालावाड़ में है। बोरावास मंडाना पेयजल परियोजना कोटा में, चंबल नदी के किनारे। और बोरावास पदमपुरा पेयजल परियोजना कोटा। ठीक है, ये इतनी परियोजना मैंने बता दी, कोई भी पूछी जा सकती है क्योंकि टॉपिक है आपके सिंचाई परियोजना
पेयजल परियोजना तो जरूर पूछा जा सकता है। राजस्थान में संचालित जोधपुर में पार्क स्थित नहीं है। एक ऐसा पार्क, ये आपका टॉपिक है उद्योग वाला। कुछ पार्क है रिको के द्वारा स्थापित। फाइबर पार्क है राजस्थान जोधपुर में। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ये नहीं है, ये जयपुर के अंदर है। राजीव गांधी फिनटेक पार्क है। स्पाइस पार्क है, स्पाइस यानी मसाला पार्क, पथानिया जोधपुर में। तो ये उत्तर हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अब मैं कुछ पार्क की चर्चा करता हूँ, कौन कौन से देखो। राजस्थान का प्रथम स्पाइस यानी मसाला पार्क जोधपुर में, क्लियर। द्वितीय स्पाइस पार्क है रामगंज मंडी कोटा के अंदर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, ये प्रश्न आते हैं पेपर में फिक्स है, कनकपुरा जयपुर के अंदर। पुष्प पार्क खुशखेड़ा, अब ये अलवर के अंदर होता था, नया जिला बन गया खेरथल तिजारा। अपेरल पार्क है जगतपुरा जयपुर में। भोजरी पार्क है चौपंकी खेरथल तिजारा में आ गया। अभी ये देखो, ये पहले हम पढ़ते थे खेरथल तिजारा, अब ये चौपंकी अलवर, भोजरी पार्क आ गया चौपंकी, ये जयपुर में पढ़ते थे पहले, अब खेरथल तिजारा में आ गया। हालांकि नया अपडेट तो शायद नहीं आएगा पेपर के अंदर, आपको पुराने वाला ही पढ़ना है, लेकिन कुछ एक ज्योग्राफी के अंदर मैं थोड़ा सा परिवर्तन कर रहा हूँ, बाकी जरूरत नहीं है, आपको वही पढ़ना है। आपको तो इतना दिमाग में रहना चाहिए कि होजरी पार्क चौपंकी के अंदर, अपेरल पार्क जगतपुरा में, पुष्प पार्क खुशखेड़ा में, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कनकपुरा में, द्वितीय स्पाइस पार्क रामगंज मंडी और प्रथम है जोधपुर में। छप्पनिया अकाल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ? अब अंदाजा लगाना है छप्पनिया अकाल का मतलब क्या हो गया। 1956 विक्रम संमति, तो सन कौन सा हो गया? 1899 1900। छप्पनिया अकाल बड़ा खतरनाक बड़ा था। कैसे? कुछ एक कहावत सुनो। राजस्थान में अकाल के संबंध में एक कहावत प्रसिद्ध है, तीजो कुरियो आठो काल। तीजो, अभी जो पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का आपका, शायद संस्कृत विभाग का था, पता नहीं आरपीएससी ने पूछा था, एक लाइन दे दी उसने, कहते कि राजस्थान में कहावत है तीजो कुरियो आठो काल, इसमें कुरियो का क्या अर्थ है ये दे दिया उसने। और कोई प्रश्न है कुरियो, कुरियो का मतलब होता है, उसने ऑप्शन दे रखा था अर्ध अकाल यानी छोटा अकाल। क्या कह रहा है कि राजस्थान में प्रत्येक तीसरे वर्ष कुरियो यानी छोटा अकाल या अर्ध अकाल पड़ता है, जबकि 8वें साल भयंकर अकाल पड़ता है। ठीक है। त्रिकाल क्या होता है? जिसमें अन्न जल और तीनों चारे का अभाव हो जाता है, और 1987 में ऐसा त्रिकाल पड़ा था। अब राजस्थान में थोड़े से अकाल सुन लो, ठीक है, हो सकता है आपने कभी सुने नहीं होंगे, आजकल पिछले 5-10 सालों से तो अच्छा सिस्टम चल रहा है राजस्थान के अंदर, अच्छी बारिश हो रही है, तो ये सिस्टम है। लेकिन राजस्थान में अकाल 40 अकाल पड़ा था 1783 में, पंचकाल पड़ा था 1812-13 में, सहसा बुदूसा काल था 1843 से 44, और विक्रम संवत थी 1901। छप्पनिया काल बड़ा 1899, 1900, और विक्रम संवत थी 1956, इसलिए इसको कहते हैं छप्पनिया काल। राजस्थान में नए जिले बनने के बाद पाकिस्तान से सबसे कम सीमा किस जिले की लगती है? तो नए जिले बनने के बाद रेड क्लिफ जो रेखा है 1070 किलोमीटर, ठीक है, उसमें पहले 4 ही जिले लगते थे, अब बढ़कर कितने हो गए? 5 जिले हो गए, 6 जिले हो गए। अब 6 जिलों में गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर, 6 जिले हो गए। अब सबसे कम सीमा लगती है फलोदी की, पहले सबसे कम सीमा किसकी लगती थी? बीकानेर की लगती थी, अब फलोदी की लगने लगी है। हालांकि अभी ये सस्पेंस चल रहे हैं, अभी तक क्लियर नहीं किया, लेकिन मुख्य मुख्य चीजें क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा 6 जिलों से लगती है, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। न्यूनतम सीमा फलोदी की लगती है और सर्वाधिक पहले जैसलमेर की लगती थी 464। कौन सा युग्म असंगत है? रसिया नृत्य कौन करता है? रसिया नृत्य मीणा करते हैं। लहंगी नृत्य कौन करते हैं? बालदित्य, बालदित्य नहीं करते लहंगी। रायण नृत्य ग्रासिया करते हैं, और नेजा नृत्य भील और मीणा दोनों ही करते हैं, खेल नृत्य इनका। तो लहंगा या लहंगी नृत्य सहरिया जनजाति करती है। निम्न में से राज्य सूचना आयोग राजस्थान के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? राज्य सूचना आयोग, एक तो फिक्स ध्यान रखना, आरएस प्री में एक प्रश्न आया अभी ताजा कि राजस्थान में राज्य सूचना आयोग की एक बेंच कहाँ स्थापित की जा रही है? जोधपुर में। पहली बात तो ये ध्यान रखनी, उसके बाद इस प्रश्न को पढ़ो और उत्तर दो क्या कह रहे हैं। यह एक सांविधिक निकाय है, यह स्वायत्त शासी निकाय, दोनों ही सही है। जब आपसे पूछे संवैधानिक का मतलब अनुच्छेद में कहीं वर्णन होगा, बिल्कुल नहीं है। इसका गठन 18 अप्रैल 2005 को हुआ था, ये गलत है, सिर्फ 1 और 2 ही सही है इसका उत्तर।
1 और 2, क्योंकि इसका गठन 2006 में हुआ था। 18 अप्रैल 2006 को गठन हुआ था। इसमें अध्यक्ष सहित 11 यानी एक अध्यक्ष और 10 सदस्य होते। 2009 के नए अधिनियम के तहत 65 वर्ष की आयु तथा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि होती है। पहले कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष था। जो राज्य सूचना आयोग है ना, इसका कार्यकाल पहले 5 वर्ष या 65 वर्ष था, लेकिन 2009 के नए अधिनियम के तहत सिर्फ 65 वर्ष की आयु कर दी और यह कर दिया केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित। प्रथम अध्यक्ष थे एमडी कोरानी, वर्तमान में अध्यक्ष है डीबी गुप्ता यानी देवेंद्र भूषण गुप्ता। वर्तमान में राजस्थान में लोकायुक्त तथा उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है? राजस्थान में वर्तमान में लोकायुक्त और उप लोकायुक्त का कार्यकाल कितना है? ये वसुंधरा सरकार ने 8 साल कर दिया था, फिर वापस 2019 में 5 वर्ष कर दिया था। अब इनका कार्यकाल कितना है? तो इनका कार्यकाल है 65 वर्ष या 5 वर्ष की आयु। ये प्रश्न फिक्स है आपके। लोकायुक्त है, मानवाधिकार आयोग है, राज्य महिला आयोग है, राज्य सूचना, स्पेशल टॉपिक दे रखे हैं एग्जामिनर ने, तो आपको देगा देख लो। खास करके ये चीज ध्यान रखनी है, लोकायुक्त एक सांविधिक और सलाहकारी निकाय है, सलाह दे सकती है, ठीक है, जांच पड़ताल कर सकती है, बाकी कुछ नहीं करती, बाकी राज्यपाल को रिपोर्ट सौंपती। स्थापना 1973 को। प्रथम लोकायुक्त आईडी दुआ थे, वर्तमान लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा है, पीके लोहरा। 2018 में कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर 8 वर्ष किया था। वापिस 2009 के विधेयक के तहत 19 के तहत एक विधेयक पारित किया, इसका कार्यकाल 5 वर्ष वापिस कर दिया। लोकायुक्त अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। राज्याभिषेक पद्धति, मुहूर्तमाला, विश्व वल्लभ के लेखक जो महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे, महाराणा प्रताप के दरबारी कवि थे चक्रपाणी मिश्र। इस संस्था ने विवाह पर खर्च को कम करने के लिए वातावरण तैयार करने में महत्वपूर्ण कार्य किया। इस संस्था ने विवाह पर खर्च को कम करने के लिए देश हितैषणी सभा, कौन सी? देश हितैषणी सभा। राष्ट्रीय बागवानी मिशन में वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार का वित्त पोषण कितना है? ये आपके अर्थव्यवस्था के प्रश्न है, आर्थिक समीक्षा के प्रश्न है, ठीक है। तो 60-40 राष्ट्रीय बागवानी मिशन में वर्तमान में केंद्र और राज्य का वित्त पोषण 60-40 है। ये क्यों पढ़ा जाता है? क्योंकि जब इसकी शुरुआत हुई थी तब ये पूरा केंद्र सरकार का था, अब ये 60-40 में देख लो। अब इसमें कुछ 2005-6 में स्टार्ट हुई थी 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, और 2015-16 में 60-40 कर दिया। वर्तमान में राजस्थान के 24 जिलों में क्रियान्वित की जा रही। राजस्थान आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार कृषि वर्ष 2020-21 के अनुसार राज्य के शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल में सर्वाधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है? ये प्रश्न आपके कृषि से संबंधित 5 प्रश्न आएंगे करंट के, ये देख लेना। कम से कम 5 प्रश्न आपको, 3-4 तो सीधे सीधे अर्थव्यवस्था से मिलेंगे। कुओं से, कुएं, नलकूप, नहरें, तालाब, सबसे ज्यादा आपकी जो सिंचाई होती है वो नलकूप से, जिसको आप कह सकते हो ट्यूबवेल, ठीक है, ट्यूबवेल, इससे सबसे ज्यादा होती है। अगर ऑप्शन में आपके सामने नलकूप और कुएं दोनों आ जाए तो क्लियर है। अगर इन दोनों को ऑप्शन में ले ले तो नलकूप, क्योंकि लगभग दोनों का 74% है और उसमें सबसे ज्यादा नलकूप आता है, तो फिर कुएं आते हैं, यानी कुएं लगभग 24 पॉइंट कुछ, नहरें भी 24 पॉइंट कुछ, लेकिन नहरों से पहले कुएं आते हैं। अब देखो टोटल बता देता हूँ। कुएं में नलकूप से 73.02% सिंचाई होती है, जिसमें नलकूप का 48% है और कुओं का 25% है लगभग। नहरों का 24.44 है, तालाबों का 0.54 है और अन्य स्रोत जैसे झरने वगैरह 2.01% है। केंद्रीय भूजल आंकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान में भूजल ब्लॉक में असत्य कथन बताओ। देखो आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का 2021 में पेपर हुआ था, 2022 में रिपोर्ट आई है, तो ये रिपोर्ट आपके लिए और इम्पोर्टेंट रहेगी। भूजल ब्लॉक में असत्य कथन बताओ। देखो अति दोहित या डार्क जोन में आते हैं 72.5% क्षेत्र, क्रिटिकल ब्लॉक आते हैं 7.3%, सुरक्षित ब्लॉक आते हैं 12.38% और लवणीय ब्लॉक आते हैं 9.9%। ये गलत है, ये लवणीय ब्लॉक 9.9% नहीं आते, ये आते हैं आपके लगभग कुल भूजल पूछे। केंद्रीय भूजल आंकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान में कुल भूजल ब्लॉक कितने हैं? 302। अति दोहित या डार्क जोन में आते हैं 219, यानी कितना परसेंट हो गया? 72.5। क्रिटिकल ब्लॉक आते हैं 22 यानी 7.3। सुरक्षित ब्लॉक आते हैं 38 यानी 12.38।
लवणीय ब्लॉक आते हैं 9.9%, 9.9%, और सेमी क्रिटिकल आते हैं 20 यानी 6.6%। थोड़ा सा चेंज कर लो, यहाँ आएगा 7.9%। ठीक है, फिर असत्य होगा, एक असत्य बताना है। ये 9.9% यानी 3 ही ब्लॉक है। 75% नए पूछ के आपको ब्लॉक पूछे जा सकते हैं कि लवणीय ब्लॉक 3 है और सेमी क्रिटिकल 20 है, सुरक्षित 38 है। अब अगला प्रश्न एक और देखो। केंद्रीय भूजल आंकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान में 7 शहरी भूजल ब्लॉक में कौन सा शहर शामिल नहीं है? यानी 7 शहरी भूजल जो ब्लॉक है उसमें कौन सा शामिल नहीं है? अजमेर, जयपुर, श्री गंगानगर, जैसलमेर, इनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो इसमें श्री गंगानगर शामिल नहीं है, क्योंकि ये शहरी केंद्र नहीं है लेकिन फिर भी सुरक्षित है। देखो क्या है, 7 शहरी में कौन कौन से हैं? बीकानेर, उदयपुर, कोटा, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर और अजमेर। केंद्रीय भूजल आंकलन रिपोर्ट 2022 के अनुसार राजस्थान में 3 लवणीय ब्लॉक हैं, उनमें कौन सा शामिल नहीं है? तो लूणकरसर बीकानेर है, अजवाड़ा बीकानेर है और तारानगर चूरू है। रावतसर है वो लवणीय ब्लॉक के अंदर नहीं आते। 3 याद रखना, रावतसर, हनुमानगढ़, तारा। अच्छा, लूणकरसर नहीं आता, अभी उल्टा हो गया। लूणकरसर नहीं आता, रावतसर तो है। रावतसर भी आता है, खाजवाड़ा भी आता है और तारानगर भी आता है। ठीक है, तो कौन सा नहीं आता है? लूणकरसर। 2021-22 में दूध उत्पादक संघ गठित हुए थे। वर्तमान में 24 दूध उत्पादक संघ है राजस्थान के अंदर। कितने? 24। और पहले 22 थे, तो 2 कौन से घटित हुए हैं? एक राजसमंद और एक जैसलमेर में घटित हुआ है। ठीक है, आपसे पूछे राजस्थान में 24 हो गए, और दूध उत्पादक सहकारी समितियां पूछे तो 2300 है, और दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियां पूछे तो 17,463 है। राज्य में 20वीं पशुगणना के अनुसार प्रति 1000 व्यक्तियों पर पशुधन की संख्या कितनी है? तो वो है 829। आपसे पूछे प्रति वर्ग किलोमीटर पर, तो 166 बताना है। प्रति वर्ग किलोमीटर पूछे तो 166, और 1000 व्यक्तियों पर पशुधन पूछे तो 829। बाकी सारी आपको पता ही है। 568.01 लाख पशु है, देश की कुल पशुधन का 10.58% है। 166 प्रति वर्ग किलोमीटर पशु घनत्व है, और राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। उत्तर प्रदेश के बाद दूध और ऊन उत्पादन में हम टॉप पे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किस वर्ष मोटा अनाज, मक्का और जौ और वाणिज्य फसल को शामिल किया गया है? देखो, ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन तो चला था 2007-8 में गेहूं और दलहन पर, लेकिन 2014-15 के अंदर इसमें मोटा अनाज, मक्का, जौ और वाणिज्य फसल और अपने राजस्थान में कपास को शामिल किया गया। ये ध्यान रखना, पूछे आपको राजस्थान में वाणिज्यिक फसलों में किसको शामिल किया गया? कपास को। तो योजना कब स्टार्ट हुई? 2007-8 में। किस किस पर? गेहूं और दलहन पर। 2015-16 से केंद्र और राज्य का वित्त पोषण है 60-40, और 2014-15 में मोटा अनाज यानी 12वीं पंचवर्षीय में मक्का और जौ और वाणिज्यिक फसलों को शामिल किया गया है। जीएसडीपी में कृषि का योगदान 1951-52 के बाद, जीएसडीपी में कृषि का योगदान 1951-52 के बाद अगर अब तक देखें तो लगातार घट रहा है। क्या घट रहा है? लगातार घट रहा है। सारे पढ़ने लगे और कृषि में योगदान देना बंद करने लगे हैं अभी। थोड़ी सी देख लो, आजादी के समय 1951-52 में जो एस जीडीपी में कृषि का योगदान 55.3% स्थिर मूल्य पे था, और 2022-23 में कृषि क्षेत्र का योगदान अब 28.50% ही रह गया। इसका मतलब क्या है? लगातार घट रहा है। राजस्थान में वर्तमान में कृषि का आधार वर्ष क्या है? एक प्रश्न तो आधार वर्ष का तो आपके एग्जाम में आएगा। ये देखो, वर्तमान में राजस्थान में कृषि का आधार वर्ष क्या है? तो 2005-6 से 2007-8, 2005-6 से 2007-8 देख लो। राजस्थान मूल्य सूचकांक में कृषि श्रमिकों के लिए CPI-AL का आधार वर्ष क्या है? राजस्थान मूल्य सूचकांक में कृषि श्रमिकों के लिए, देखो कृषि के लिए, उद्योग के लिए, ग्रामीण के लिए सारे होते हैं ना, तो उसमें आधार वर्ष क्या है? 1986-83, 1986-83। अब देख लो, राज्य में थोक मूल्य सूचकांक WPI का आधार वर्ष है 1999-2000, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है 2012, औद्योगिक श्रमिक है 2016, कृषि श्रमिकों के लिए है 1986-83, और ग्रामीण श्रमिकों के लिए है 1986-83। 11वीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP कितनी रही? 11वीं पंचवर्षीय योजना में, अब आपके है ना राज्य लिख रखा है ना राज्य की पंचवर्षीय योजनाएं, तो वहां से पूछा जा सकता है
कि 11वीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान की सकल राज्य घरेलू उत्पाद यानी जीएसडीपी कितनी रही? तो ये कितनी रही? 8.46%। ठीक है। आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार राजस्थान का स्थिर 2011-12 मूल्यों पर शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद एनएसडीपी 2022-23 के लिए कितना रहा? 2022-23 के लिए कितना रहा? तो ये रहा 6,94,771। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा की गई बजट घोषणा से संबंधित कौन सा कथन सही है? वर्ष 2023-24 का बजट युवाओं को समर्पित था। नई युवा नीति बनानी है और कल्याण कोष युवाओं का बनाएगा 500 करोड़ के लिए। ये ध्यान रखना, नई युवा नीति के तहत 500 करोड़ का। वर्ष 2022-23 में पहला कृषि बजट आया था, ये भी सही है। वर्ष 2021-22 में राज्य का पहला पेपरलेस बजट था, ये भी सही है। 2022-23 में राज्य का पहला जेंडर बजट था, ये गलत है क्योंकि जेंडर बजट आया था 2012-13। जनगणना 2011 के अनुसार महिला कार्य सहभागिता दर कितनी है? महिला सहभागिता दर कितनी है? 33.43। 2-3 आंकड़े आपको याद रखने। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की कार्य सहभागिता दर है 43.6%। आपसे पूछे राजस्थान की कितनी है? 43.6। उसमें आपसे पूछे पुरुष कितने हैं? 52.53, महिला 33.47, ग्रामीण कार्य की सहभागिता 45.94 और शहरी कार्य की सहभागिता 29.56%। रणथंभौर के शासक अमीर चौहान की किस वर्ष दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की सेना के साथ प्रथम बार मुठभेड़ हुई थी? वो हुई थी 1290 के अंदर। सम्मिलित बताना है सूची 1 पुरातात्विक स्थल, सूची 2 वर्तमान की स्थिति। ऋषभदेव, बयाना, तिलवाड़ा, लोदरवा। तो ऋषभदेव कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर, ए का 4 हो जाएगा। बयाना कहाँ पे है? भरतपुर में, बी का 2 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तिलवाड़ा कहाँ पे है? बाड़मेर में। लोदरवा कहाँ पे है? जैसलमेर। आहड़ के विषय में कौन सा कथन असत्य है? आहड़ सीधा सा है, उदयपुर के अंदर है। आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। आवासीय भवनों की नींव ईंटों की होती थी। मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब उपलब्ध नहीं है। आहड़वासी दीवारों पर और नींवों को मजबूत और सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़े व चिप्स के सम्मिश्रण का प्रयोग करते थे। इसका सही यानी असत्य आपको बताना है, क्या होगा? तो इसका सही जवाब क्या? असत्य बताना है। तो आवासीय भवनों में ईंटों की होती थी, ये गलत है। पैरा एशियन गेम 2023 में करौली के सुंदर सिंह गुर्जर ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता और एक रिकॉर्ड बनाया। राजस्थान का पहला और देश का दूसरा बाजरा अनुसंधान केंद्र उपराष्ट्रपति द्वारा 27 सितंबर 2023 को कहां घोषित किया गया? गुड्डामलानी, बाड़मेर में। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवीए स्थिर मूल्य 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि होने का अनुमान है? तो किसका सबसे ज्यादा? सेवा क्षेत्र का। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र के प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन जीएसवीए में किस उप क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा? तो ये रहा परिवहन, भंडारण और संचार का। और ये दोनों ही प्रश्न आरएस प्री के अंदर आए हुए हैं। पैरा एशियन गेम 2023 में राजस्थान की निमिषा सुरेश ने लॉन्ग जंप की किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? तो T47 के अंदर। एनएलसी इंडिया लिमिटेड ने किस स्थान पर 300 मेगावाट सौर परियोजना के लिए राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ समझौता किया है? कहाँ किया है? बरसिंहसर, बीकानेर। राजस्थान व्यापारी कल्याण बोर्ड पोर्टल का लोकार्पण हुआ 17 सितंबर 2023 को। करंट के प्रश्न है, ये आपको फटाफट करवा रहा हूँ। राजस्थान के किस शहर में प्रधानमंत्री ई बस सेवा योजना के तहत इलेक्ट्रॉनिक बसों का संचालन किया जाएगा? कोटा, जयपुर, जोधपुर। केंद्रीय आवास और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा घोषित इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में राजस्थान कौन से स्थान पे रहा? तीसरे स्थान पे। कौन से? तीसरे में। और राज्य सरकार के द्वारा धाकड़ समाज हेतु किस बोर्ड का गठन किया गया? श्री धरणीधर कल्याण बोर्ड। सबसे बड़ी स्वदेशी तोप धनुष तोप के नए वर्जन का परीक्षण कहाँ किया जाएगा? सबसे बड़ी स्वदेशी तोप धनुष तोप का नए वर्जन का परीक्षण पोखरण, जैसलमेर में। राजस्थान ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2023 के ड्राफ्ट को स्वीकृत किया गया है, इसके बारे में सत्य कथन बताओ।
तो प्रसारण तंत्र पर स्थापित होने वाले 500 KTPA अक्षय ऊर्जा संयंत्र को 10 वर्ष तक प्रसारण और वितरण शुल्क में 50% की छूट। थर्ड पार्टी से अक्षय ऊर्जा खरीदने पर अतिरिक्त व क्रॉस सब्सिडी सरचार्ज में 10% तक छूट, 10 वर्ष तक छूट। और विद्युत संयंत्रों के लिए बैंकिंग शुल्क भी 7 से 10 वर्ष तक माफ किया जाएगा, उपयुक्त सभी। रामदेवरा जैसलमेर में बाबा रामदेव जी के किस मेले का आयोजन किया गया? 639वें भाद्रपद महीने में। और 13 सितंबर 2023 को सीएम गहलोत ने ऑक्सो जोन सिटी पार्क द गार्डन ऑफ जोब का लोकार्पण कहाँ किया गया? कोटा में। अब जब कोटा की बात आई है ना, कोटा में देखो, एक तो है स्ट्रेस पार्क। कौन सा पार्क है? स्ट्रेस पार्क। एक है अबेड़ा पार्क जो बायोलॉजिकल पार्क है, ठीक है। एक कोटा में दिखते हैं सांप, स्नेक पार्क। एक है स्पाइस पार्क। और एक और अब घोषणा कर दी, यह बना दिया, लोकार्पण कर दिया, ऑक्सो जोन सिटी पार्क। 23 सितंबर 2023 को सीएम गहलोत द्वारा महात्मा गांधी की वैचारिक विरासत के संरक्षण हेतु गांधी वाटिका का लोकार्पण कहाँ किया गया? सेंट्रल पार्क जयपुर के अंदर। और राजस्थान राज्य क्रीड़ा संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? जोधपुर में। जब जोधपुर की बात आए तो राज्य सूचना आयोग की बेंच स्थापित होगी, महात्मा गांधी दिव्यांग यूनिवर्सिटी बन रही है, मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी बन रही है, राजीव गांधी फिनटेक यूनिवर्सिटी है, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी है, एमबीएम यूनिवर्सिटी है, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी है। ये सारी की सारी आईआईटी कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। 26 सितंबर 2023 को नेप्सकोप नेशनल फेडरेशन ऑफ स्टेट ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर किया गया। और भवानी सिंह शेखावत सिक्कर के चर्चा में रहने का कारण क्या है? तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी पर क्या फहराया? तिरंगा फहराने के कारण क्या रहे? चर्चा में रहे। ठीक है, ये थे टोटल आपके जो मॉडल पेपर में 100 प्रश्न आते हैं, वो पूरा आपको मैंने उसी के अकॉर्डिंग अर्थव्यवस्था, करंट, हिस्ट्री, पॉलिटिकल सारी दी है। उसी के अकॉर्डिंग हम टॉपिक वाइज चलते जाएंगे। बस आप ये टेस्ट सीरीज ले लेना, इसमें आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टॉपिक वाइज इसके अंदर सीरीज चल रही है। सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 टेस्ट डाल दिए, 5 मॉडल टेस्ट पेपर और 2 टेस्ट मॉडल पेपर और डाले जाएंगे। इनको बार बार पढ़ना। हर की पीडीएफ है, पूरे करंट की जनवरी से लेकर और अब दिसंबर तक पीडीएफ मिलेगी। पुरस्कार की, खेल की, योजना की, अर्थव्यवस्था की, सबकी पीडीएफ उपलब्ध है। बस आप निरंतर अध्ययन करो, थर्ड पेपर की तैयारी करो और अच्छे नंबर बनाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।